हेलो बच्चों। तो हमने पिछले वीडियो में जो बात की थी वो इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात की थी। आज हम बात करेंगे टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई डाइपोल अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखा हुआ है या उसको प्लेस्ड किया जाता है तो उस पर टॉर्क कितना लगता है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो है सीरीज चल रही है, उसमें ही हम आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए, जैसे हमारा ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब हम यहां पे क्या करते हैं, एक टॉर्क को प्लेस करते हैं। ये एक डाइपोल को प्लेस करते हैं, ठीक है। अब इस डाइपोल पे हम क्या देखते हैं कि हमारा कितना टॉर्क लग रहा है। ये हमारा क्या है, डाइपोल का सेंटर है। इसकी लेंथ हमारा 2L है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है, प्लस चार्ज है और यहाँ पे हमारा माइनस चार्ज है। अब देखिए कि ये जो हमारा डाइपोल है, इस पर एक फोर्स लगेगा इधर की तरफ, कितना, F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, और वो कितना लगेगा, Q इंटू E। और इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में भी एक फोर्स लगेगा, F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो कितना लगेगा, Q इंटू E, ठीक है। ये दोनों फोर्स एक दूसरे के क्या लग रहा है, अपोजिट लग रहा है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो नेट फोर्स लग रहा है डाइपोल के ऊपर, वो क्या लग रहा है, 0 लग रहा है, क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। बट यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑन डाइपोल नेट फोर्स will be 0, but these force are not acts along the same line of एक्शन। यानी कि ये जो दोनों फोर्स है वो सेम लाइन ऑफ एक्शन में नहीं लग रहा है। इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो हमारा ये है, और इस फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ये है। तो दोनों सेम लाइन ऑफ एक्शन के अबाउट नहीं लग रहा है। सो दे कैन बी प्रोड्यूस अ इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क। स्टैटिक टॉर्क ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क को प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क कितना लगेगा, अगर हम इस डिस्टेंस की बात करें तो ये हमारा क्या है, R परपेंडिकुलर है, और इस R परपेंडिकुलर की जो वैल्यू होगी, ये अगर एंगल थीटा पे है, अगर ये थीटा एंगल पे डाइपोल रखा हुआ है, तो R परपेंडिकुलर की जो वैल्यू होगी, ये डिस्टेंस कितना है, L, और यहां से ये डिस्टेंस भी L है, तो ये होगा L साइन थीटा, ठीक है। तो F नेट जो फोर्स होगा या फिर नेट जो टॉर्क होगा, टॉर्क नेट, वो क्या होगा, F इंटू R परपेंडिकुलर, ठीक है। अब ये देखिए, इसकी वजह से जो हमारा टॉर्क होगा वो हमको क्या चाहेगा, ये अंदर की तरफ है, इसकी वजह से जो टॉर्क है, इस फोर्स की वजह से, ये जो फोर्स है इसके कारण जो टॉर्क है वो क्या है, F इंटू R परपेंडिकुलर अंदर की तरफ, और जो नीचे वाला जो होगा, नीचे वाला क्या है, ऐसे परपेंडिकुलर है, तो नीचे वाले के कारण जो टॉर्क होगा वो भी F इंटू R परपेंडिकुलर, यानी कि इस फोर्स के कारण भी अंदर की तरफ टॉर्क आ रहा है और इस फोर्स के कारण भी अंदर की तरफ टॉर्क आ रहा है। तो यहाँ पे दो टॉर्क आ रहा है और दोनों जो है ना अंदर की तरफ ही कर रहा है, यानी कि ये इसको इधर की तरफ कर्ल करने की कोशिश कर रहा है, तो ये इसको इधर की तरफ रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे F इंटू R परपेंडिकुलर प्लस F इंटू R परपेंडिकुलर करेंगे, तो F की जो वैल्यू है वो क्या है, QE, और R परपेंडिकुलर जो है वो कितना है, L साइन थीटा, ठीक है। ये हो गया, और यहाँ पे ये भी जो होगा वो कितना होगा, QE प्लस L साइन और थीटा, और दोनों किधर की तरफ है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज, दोनों टॉर्क जो है क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2
QEL साइन थीटा। अब देखिए ये जो होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है वो कितना होता है, इसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो होगा Q इंटू 2L। तो यहाँ पे हम थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं और यहाँ पे हम जो कर देते हैं वो Q इंटू 2L को हम एक साथ कर देते हैं और E साइन थीटा को हम एक साथ रहने देते हैं। तो ये कितना बन गया, ये हो गया P इंटू E साइन थीटा, क्योंकि ये बन गया हमारा कौन सा वेक्टर, P वेक्टर। अब देखिए अब जो टॉर्क जो नेट हो गया वो कितना हो गया, PE साइन थीटा। अब यहाँ पे जो है हमारा क्या हो रहा है ना कि P वेक्टर तो ये है, ठीक है, और E वेक्टर हमारा ये है, तो P वेक्टर ये हुआ और E वेक्टर की तरफ ये हो गया, तो PE साइन थीटा हो गया। अब यहाँ पे जो है हम इसको एक क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए एक्चुअली क्या है ना कि अगर दो वेक्टर, अगर मान लीजिए कि ये क्या है, एक A वेक्टर है और ये हमारा B वेक्टर है, ठीक है, और इसके बीच का एंगल थीटा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, AB साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि PE साइन थीटा, क्योंकि हम अगर हम देखें तो थीटा जो एंगल है, ये एंगल है थीटा, वो एंगल बिटवीन किस किस वेक्टर के है, एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड E वेक्टर है। ये जो है एंगल है P वेक्टर और E वेक्टर के बीच का एंगल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं PE साइन थीटा, P ये हो गया और E ये हो गया, तो P क्रॉस E करेंगे तो अंदर की तरफ है, क्योंकि यहाँ पे हम E क्रॉस P नहीं कर सकते। अगर E क्रॉस P करेंगे ना तो E वेक्टर ये हुआ और P वेक्टर ये, E क्रॉस P करेंगे तो बाहर की तरफ आ रहा है, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा। लेकिन हम अगर P क्रॉस E करते हैं तो हमारा अंदर की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब ये फैक्ट हो गया। यहाँ पर ये जो है हमें पता चल गया कि ये जो है हमारा P क्रॉस E ही होगा यहाँ पे, न कि E क्रॉस P होगा। यहाँ पे जो है P क्रॉस E वेक्टर होगा और दो वेक्टर का जो है क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो गया, एक स्केलर प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, जो कि PE साइन थीटा हो गया। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये क्या है, क्लॉक वाइज है और टॉर्क भी क्या आ रहा है, क्लॉक वाइज आ रहा है। तो यहाँ पे जो है वेक्टर फॉर्म में हमारा इस तरह से हो जाएगा P क्रॉस E। और टॉर्क क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में ये आ जाएगा, P क्रॉस E आ जाएगा। पहले आप इस सारी बातों को नोट कर ले वीडियो को पॉज करके। देखिए अब हम बात करते हैं कि कब ये टॉर्क मैक्सिमम होगा, कब ये मिनिमम होगा और कैसे रखने, किस पोजीशन पर रखने पर जो है इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और कहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। तो हम वन बाय वन सबकी बात करते हैं। जैसे हमारा ये था इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखिए हमारा जो टॉर्क था, अगर डाइपोल हमारा क्या था, इस तरह से रखा हुआ था थीटा एंगल पे, तो जो हमारा टॉर्क आ रहा था नेट वो कितना आ रहा था, P क्रॉस E या PE साइन थीटा, ठीक है। तो अब हम ये मैक्सिमम कब होगा, अब मैक्सिमम जो है दो केस में होगा, यानी कि थीटा का वैल्यू जब 90 डिग्री हो जाता है, यहां पे हम लिख सकते हैं मैक्सिमम टॉर्क थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री होने का मतलब क्या हो गया कि ये जो डाइपोल है वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना लेगा, 90 डिग्री, यानी कि डाइपोल हमारा इस तरह से हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऐसे है, तभी ये बीच का एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे क्या है, टॉर्क जो है वो मैक्सिमम आ रहा है और मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा, टॉर्क जो मैक्सिमम होगा वो PE होगा, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, तो PE हो जाएगा
देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है। तो फोर्स जो लगेगा, फोर्स अभी भी इस पर क्या लगेगा, एक इधर लगेगा और एक फोर्स इधर लगेगा। तो नेट फोर्स की अगर हम अभी भी बात करें तो नेट फोर्स जो है हमारा यहाँ पे अभी भी क्या है, 0 है। तो नेट फोर्स 0 है, बट टॉर्क जो है वो मैक्सिमम है इस जगह पे। क्योंकि ये ऐसा इसलिए ना है क्योंकि साइन थीटा जो है वो क्या हो गया, इसको मैक्सिमम करना है, क्योंकि पी जो है ये तो वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है। तो साइन थीटा जब मैक्सिमम होगा तभी जाके क्या होगा, टॉर्क जो होगा वो मैक्सिमम होगा, टाउ जो होगा वो मैक्सिमम होगा। अब चूंकि साइन थीटा जो है थीटा बराबर 90 पे क्या होता है, साइन थीटा मैक्सिमम होता है। तो 90 डिग्री पर हम रखने पर हम देख रहे हैं कि टॉर्क हमारा क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है। तो यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं, ये चीज कि अगर फोर्स अगर नेट 0 हो तो ये जरूरी नहीं है कि टॉर्क भी नेट 0 होगा। फोर्स तो नेट 0 हो सकता है, लेकिन टॉर्क कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम मिनिमम कुछ भी हो सकता है, या कोई एनी वैल्यू हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं मिनिमम टॉर्क कब होगा। पहले आप इसे नोट कर ले। यहाँ पे एक लाइन भी लिख सकते हैं कि मैक्सिमम टॉर्क occur when angle between p vector and e vector is 90 डिग्री। जब p वेक्टर e वेक्टर के बीच का एंगल जब 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, मैक्सिमम टॉर्क अकर होगा। जिसे आप नोट कर ले। उसके बाद मिनिमम टॉर्क की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं मिनिमम टॉर्क की। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखिए मिनिमम टॉर्क कब होगा, जब साइन थीटा क्या होगा, मिनिमम होगा। तो साइन थीटा मिनिमम कितना होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री या थीटा बराबर 180 डिग्री। दो जगह पे ये क्या होता है, मिनिमम होता है। तो अगर थीटा बराबर 0 का मतलब ये हुआ कि ई वेक्टर और पी वेक्टर के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। देखिए एक केस हमारा ये हो गया, ये है हमारा कौन सा वेक्टर, पी वेक्टर। अब हम एक दूसरा केस बनाते हैं। यहाँ पे जो हमारा डाइपोल है वो इस तरह से रखा हुआ है और ई वेक्टर हमारा इस तरह से है। यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है वो हमारा क्या है, 0 डिग्री है, और यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है वो हमारा 180 डिग्री है। यहाँ पे ये माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, और यहाँ पे ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है। अब देखिए, अब यहाँ पे है, इसके बीच का एंगल क्या है, 0 है। ये हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स की अगर हम बात करेंगे तो नेट फोर्स क्या है, 0 है, और टॉर्क की अगर नेट हम बात करेंगे, नेट टॉर्क की, तो नेट टॉर्क भी क्या है, 0 है। तो नेट फोर्स भी 0, नेट टॉर्क भी 0। यानी कि अगर हम कहीं से, स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस क्या होता है कि जैसे ही अगर ये कोई बॉल है, अगर हम इस बॉल को अगर कहीं से भी ऊपर ले जाके छोड़ते हैं तो फिर ये इसी पोजीशन पे क्या होता है, आ जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं। कि यानी कि वो फिर से अगर उसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब करने पर वो फिर से अपना स्टेबल वही पोजीशन को गेन कर लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, मिनिमम हो। लेकिन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम किसको बोलेंगे, अगर कोई बॉल को अगर यहाँ से अगर डिस्टर्ब करते हैं तो इसको थोड़ा सा इधर उधर डिस्टर्ब करने पर ये फिर से इस पोजीशन को गेन नहीं कर पाता है। तो ये कैसा होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और एक न्यूट्रल पोजीशन ये होता है कि जब हम, जैसे ये बॉल है, इसको हम थोड़ा सा डिस्टर्ब करें तो ये दूसरा एक नया इक्विलिब्रियम पोजीशन को क्या कर लेता है, गेन कर लेता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है। तो ये जो पोजीशंस है ये हमारा क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है।
क्योंकि देखिए ना, जैसे ही हम टॉर्क को यहाँ से अगर थोड़ा सा छोड़ेंगे तो यहाँ से जैसे ही हम थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे तो ये एंगल क्या होगा, अभी यहाँ से 180 डिग्री एंगल है, तो यहाँ से थोड़ा सा एंगल कुछ आ जाएगा तो ये टॉर्क जो है ना सीधी इस तरफ जो है रोटेट करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर हम यहाँ से इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, इस अगर मान लीजिए इस पोजीशन में लाते हैं तो फिर से ये इसी पोजीशन को गेन करने की कोशिश करेगा। तो ये हमारा क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस हो गया। यहाँ पे जो नेट फोर्स की अगर हम बात करेंगे तो नेट फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, इस पे जो नेट फोर्स लगेगा वो, अगर हम नेगेटिव चार्ज पर नेट फोर्स की बात करें तो ये इधर की लगेगा, ठीक है, और इस चार्ज पे अगर हम बात करेंगे तो नेट फोर्स, इस पे फोर्स इधर लगेगा एफ ही, और इस पे भी एफ ही लगेगा। तो नेट फोर्स अभी भी यहाँ पे क्या है, 0 है। और नेट टॉर्क की अगर हम बात करेंगे इस पोजीशन पे, तो नेट टॉर्क इस पोजीशन पे भी क्या है, 0 है। बट दोनों केस अलग अलग है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है और ये हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है। यहाँ पे एक चीज लिख सकते हैं, हियर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज try to align the dipole its own directions। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चाहता है कि डाइपोल क्या हो, उसके डायरेक्शंस में बना रहे, ऑन डायरेक्शंस। एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि नेट फोर्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, net force is always zero, but net torque may not be जीरो। यानी कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल को रखेंगे तो नेट फोर्स जो है ना वो हमेशा 0 होगा। बट अगर नेट टॉर्क की अगर बात करें तो वो 0 हो भी सकता है या फिर नहीं भी 0 हो सकता है। जैसे इस केस में हमारा क्या है, 0 है, लेकिन जब मैक्सिमम टॉर्क का हमने केस लिया था तो वहां पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पे जो हमारा नेट टॉर्क था वो 0 नहीं था, बट नेट फोर्स वहां पे 0 था। तो ये डिफरेंट केस होते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।